हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवांता। मैं डॉक्टर भरत कुमार अज्जक एक बार फिर से इस पार्ट 2 इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आप लोगों के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संबंध किसे कहते हैं। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करूं तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और इसमें अगर हम लोग बात करें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, तो ये बहुत अगर बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसकी बात करूं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है और जो लेबर है, इनके बीच क्या संबंध है, कैसा रिलेशन है, इसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। यहां पर मैनेजमेंट का मतलब हो गया एम्प्लॉयर से, यहां मैनेजमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयर, और यहां लेबर का मतलब समझ सकते हैं आप एम्प्लॉय। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन हमें यह बताता है कि जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, इन दोनों के बीच आखिर संबंध कैसा होता है और इन दोनों के बीच आखिर रिलेशन कैसे होते हैं। राइट, अगर हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बताएं तो ये क्या है, एक तरीके का प्रबंधन संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ मल्टी प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। दोस्तों, जो लेबर है और जो मैनेजमेंट है या जो यूनियंस होते हैं या यूनियन एंड लेबर, देखिए जरा चीज समझना। पहले नंबर 1 कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि लेबर, जरा ये देखिए, लेबर एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब देखो यहां पर मैं सरल भाषा में मैनेजमेंट को कह दिया मैंने एम्प्लॉयर YER और लेबर को कह दिया एम्प्लॉय, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा टेक्निकली अलग करूंगा कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच क्या संबंध है। तो देखो, अगर सबसे पहले बात करें तो एक तो होता है कंपनी का डायरेक्टर, उसके अंडर में होता है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के अंडर में होते हैं लेबरर्स। तो इन चीजों को समझिए, ये हो गए कंपनी के ओनर्स जो रियल एम्प्लॉयर हैं। हाँ, और इन एम्प्लॉयर ने जिसको हायर कर रखा है तो ये हो गया मैनेजमेंट, जितना ही मैनेजमेंट का काम है। राइट, अब ये लोग इनको चलाते हैं। दिस इज द हायरार्की, गोज ऑन लाइक दिस इज द हायरार्की, दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन इन एनी इंडस्ट्री। ये उसके नीचे और ये इसके नीचे, तो इन्हें हम बोलते हैं एक और लैंग्वेज में सुपीरियर। क्या बोलते हैं? सुपीरियर अथॉरिटी। एंड ये इनसे नीचे और ये इनसे नीचे, और इन्हें हम लोग, इन दोनों को या इसे हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए अगर आप लोग EPFO का पेपर देने जा रहे हैं। तो EPFO के पेपर में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ना, और इन्हीं से ही चीजों से क्वेश्चंस डेवलप होंगे, क्वेश्चंस निकल के आएंगे। और अगर आप लोगों ने ये EPFO की सारी सीरीज देख ली तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग बात करें तो देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम पढ़ते हैं कि जो सबसे लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, सबसे लोएस्ट सबऑर्डिनेट है और जो मिडिल सबऑर्डिनेट है, इनके बीच कैसा रिलेशन है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जो यूनियंस हैं और लेबर हैं, इनके बीच यूनियन क्या होता है। द ग्रुप ऑफ लेबरर्स इज कॉल्ड यूनियन। राइट, तो यूनियन का मतलब है कि अगर जो लेबर हैं, जो किसी भी कंपनी में जितने भी लेबरर्स हैं मतलब एम्प्लॉय हैं, इनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। तो दोस्तों, हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो यूनियन है और जो लेबर हैं, इनके बीच कैसा संबंध है। तीसरा हम देखते हैं जो यूनियंस है मतलब ग्रुप ऑफ लेबरर्स एंड मैनेजमेंट के बीच कैसा संबंध है। देखिए, यहां तो हमने सबसे पहले लेबर और मैनेजमेंट के बीच संबंध देखा, फिर हमने देखा यूनियन और लेबर के बीच क्या संबंध है, और फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में कि जितनी भी यूनियंस हैं और मैनेजमेंट जो है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इनके बीच क्या संबंध है। तो इन सब चीजों की स्टडी को, इन तीनों चीजों की स्टडी को हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक बहुत बड़े दोस्तों मैनेजमेंट से थे जिनका नाम था डेल यॉर्डर। तो डेल यॉर्डर ने परिभाषित किया इंडस्ट्रियल रिलेशन को कि होल फील्ड ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द नेसेसरी कोलैबोरेशन ऑफ मैन एंड द वुमेन इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया कि यह संपूर्ण रिलेशनशिप है, मतलब एक तरीके का संबंध है किसके बीच, जो और नेसेसरी कोलैबोरेशन है मैन एंड वुमेन का, मतलब जो भी हो, मैन एंड वुमेन का मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ एन इंडस्ट्री। इन शॉर्ट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच कैसा रिलेशन होता है, इसी रिलेशन की स्टडी को डेल यॉर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अध्ययन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का
एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ये देखने को मिला। The evolution of industrial relation in India began a long time ago। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसा था और पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसा था। सो द एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का इंडिया में, बहुत साल पुराने। द कास्ट सिस्टम ग्रेटली इन्फ्लुएंस द एंशिएंट इंडस्ट्रीज एंड देयर डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है, अगर आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं तो हम एंशिएंट इंडिया में देखते हैं कि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था। तो एंशिएंट इंडिया में कास्ट सिस्टम देखने को मिलता था। तो कास्ट सिस्टम जैसे आपने देखा होगा, वर्ना मॉडल पर हमने उसको डिवाइड किया था। सबसे पहले ब्राह्मणास, देन वैश्य, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास, देन शूद्रास। आपने पढ़ा होगा दिस इज द ब्राह्मणास, दिस इज द क्षत्रियास, एंड फिर हमने यहां पे देखा वैष्णवास और यहां पे देखा शूद्रास। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि अलग अलग हायरार्की थी कास्ट सिस्टम में जो एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ, तो इसी तरीके से एंशिएंट इंडिया में ही जब जो जैसे ब्राह्मणास थे तो उनका काम था सिर्फ प्रीचिंग का, उनका काम था टीचिंग का, वो लोग सिर्फ प्रीच करते थे, टीच करते थे। क्षत्रियों का काम था लड़ने का, ये लोग दोस्तों लड़ने का, फाइट के बीच काम करते थे। जो वैष्णवास थे इनका काम था बिजनेस, जितना भी बिजनेस का काम होता था, व्यापार। शूद्रास जो थे इनका काम सबसे लोएस्ट ग्रेड में आता था, साफ सफाई करना एंड बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों जब वर्ना मॉडल भारत में एंशिएंट इंडिया के समय डेवलप हुआ तो सबके अपने अपने काम मिलने लगे और उसी काम के ऊपर एंशिएंट इंडस्ट्रीज डेवलप हुई भारत में कि किसका काम क्या होगा, किसका काम क्या होगा। तो हमने देखा कि ड्यू टू सक्सेसिव फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया द लिविंग कंडीशंस ऑफ द स्लेव एंड द आर्टिसन कुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड। दोस्तों जैसे भारत में विदेशी इन्वेजन होते थे, कभी पोर्तुगालीज आ गए, कभी दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से कभी पोर्तुगाली आ रहे हैं तो कभी ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे फॉरेन इन्वेजन्स भारत में बढ़ने लगा उसी तरीके जो स्लेव, जो दास लोग थे, जो आर्टिशन थे, जो कलाकार लोग थे, इन लोगों की जो कंडीशंस हैं वो उस तरीके से अब विभिन्न विभिन्न हो गई। स्लेव को कुछ और काम मिल गया, आर्टिशंस को कुछ और काम मिल गया। फर्दर अंडर द ऑटोक्रेटिक, दोस्तों जब बाद में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, ऑटोक्रेसी भारत में डेवलप हुई। अगर हम बात करते हैं ऑटोक्रेसी की, कायरी भगरो भैया आगे चलो। ओहो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा हो तो गया। दोस्तों जैसे कि हमने देखा ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि जब भारत में ऑटोक्रेसी रिजाइम ऑफ मुस्लिम रूलर्स हुए, जब ऑटोक्रेट्स भारत में आने लगे, मुस्लिम रूलर्स भारत में आने लगे, जो कंडीशन हुआ करती थी एम्प्लॉय की वो वर्जन हो गई, मतलब बर्बाद बेकार होने लगी। एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा समस्याओं में रखने लगे। वेजेस जो मजदूरी थी वो नॉट गारंटेड, पता नहीं वो लोग काम कर रहे हैं कि उनको मजदूरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इसके बाद हमने देखा जो लिविंग कंडीशंस थी वर्कर्स की वो बहुत हार्श थी, बहुत बुरी तरीके से थी, एंड देयर वर नो प्रॉपर मैनेजमेंट। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं ऑटोक्रेसी जब भारत में आई, मतलब एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। और तभी से भारत में देखने को मिला कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, तभी से भारत में देखने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन थे वो हमने तभी से देखे, एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही हम इसे फॉलो करते रहे। द कमिंग ऑफ ब्रिटिश डिडंट इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स भारत में आए मुस्लिम रूलर्स के बाद, तब भी भारत की कंडीशन नहीं सुधरी। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मोस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ बिजनेस। दोस्तों जो बहुत सारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो उन्हें थोड़ा डेवलप किया गया। जैसे कि हमने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, रौरकेला स्टील प्लांट, ये सारे स्टील प्लांट जब सेटअप होने भारत में स्टार्ट होने लगे ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जब भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी फ्रॉम 1956 से लेकर 1961। जब हम इसमें देखा हमने, जब भारत आजाद हो गया 1947 में, आजादी के बाद जब हमने देखा कि भारत में जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, तब दोस्तों हमने देखा कि भारत क्या हुआ, अपने लेड टू द ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स। तब भारत में जो समृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो देखने को मिलने लगी।
अगर हम लोग इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो आगे हम लोग कुछ यूं बात करेंगे, जरा ध्यान से देखना मेरे इस डिस्कशन को। तो आगे हम बात करें तो हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे ब्रिटिश रूल में कैसे थे। अब हम ये देखेंगे कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय औद्योगिक संबंध कैसे हुआ करते थे। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू बी द कॉलोनियल मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स अप अंटिल अ कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1853। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो भारत था, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स थे जितने भी जो अंग्रेज थे, ये इंडिया को किस रूप में लिया करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 एडी में, तो हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे इनका काम था भारत को सिर्फ भारत को एक तरीके से रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। इन्होंने रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। भारत से कच्चा माल क्या करते थे, इंग्लैंड सप्लाई करते थे और वहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे। इसका मतलब इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने सोचा ही नहीं। फिनिश्ड गुड्स कहां बनती थी दोस्तों, याद रखना, ये बनती थी कहां पर, इंग्लैंड में। ये बनती थी कहां पर, ब्रिटेन में। और दोस्तों ब्रिटेन में जब फिनिश्ड गुड्स बनती थी फिर उन्हें वापस इंडिया में सप्लाई किया जाता था। मतलब इंडस्ट्रियल सिचुएशन भारत में बर्बाद थी क्योंकि भारत इससे डेवलप हो जाता। तो इसीलिए हमने देखा कि अगर हम और आगे बात करें तो भारत में जो इंडस्ट्रियल कब डेवलप हुई, तो जब पहली बार भारत में कॉटन मिल लगाई गई मुंबई में 1853 में। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मुंबई में 1853 में पहली कॉटन मिल भारत की लगाई गई और जूट मिल जो थी वो कोलकाता में लगाई गई थी 1955 में। तो याद रखना, सबसे पहले कॉटन मिल भारत में लगाई गई थी और कब लगाई गई थी दोस्तों, 1853। और कहां लगाई गई थी, मुंबई में। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलकाता में लगाया गया, क्या लगाया गया, 1955 में क्या लगाया गया, जूट मिल दोस्तों। तो ये दो जब मिल भारत में लगाई गई तब देखा गया कि थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में होना शुरू हुआ। जो वर्किंग कंडीशन थी वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के समय में, हाउएवर वाज स्टिल वेरी हार्श एंड वेरी लो पे। बहुत ज्यादा हार्श थी, मतलब एम्प्लॉयर जो थे वो एम्प्लॉय को कुछ समझते नहीं थे और उन्हें सैलरी बिल्कुल ना के बराबर देते थे। एंड दिस गेव राइज टू वेरियस डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। दोस्तों जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज थे इनके बीच अब इसकी वजह से डिस्प्यूट होने लगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज आल्सो एस्टैब्लिश। सबको पता है टिस्को कहां पर एस्टैब्लिश हुई, जमशेदपुर में। कब, 1911 में। जरा ध्यान से देखना, ये भारत की खुद की कंपनी थी, राइट। तो दोस्तों जब 1911 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर 1911 में एस्टैब्लिश हुई, तब हमने देखा while there was some great demand of iron and steel before and during the first world war, जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 14 से 19 आपको पता होगा पहला वर्ल्ड वॉर, the working conditions of the workers hadn't improved। तब भी दोस्तों जो वर्किंग कंडीशंस थी वर्कर्स की इंप्रूव नहीं हुई। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1881 देखने को मिला और एंड इट ग्रांटेड वर्कर सर्टेन राइट्स। तो दोस्तों सबसे पहले भारत में 1881 में जब फैक्ट्री एक्ट भारत में आया, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में जब भारत में आया, तो दोस्तों जो वर्कर्स की जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, वो थोड़े थोड़े मिलने शुरू हुए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इतना बढ़िया शानदार लेवल का ज्ञान मिल रहा है और आप लोग इस वीडियो को बड़ा अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। और अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं क्योंकि एक ही वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं, क्योंकि आप लोगों के करियर का सवाल है, तो मैं आप लोगों के साथ अदर यूट्यूब चैनल से अदर लोगों की तरह टाइम पास नहीं कर सकता हूं ना। नाउ दोस्तों अगर हम आगे बात करें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहला वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इस समय इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे थे, औद्योगिक संबंध कैसे थे। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज फॉर द लोकल फैक्ट्रीज इन इंडिया। प्राइसेस ऑफ वर्चुअली all products went up and profits soared. However, wages of lower employees were still the same. दोस्तों जब हमने देखा कि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरे विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हमें देखने को मिला। और आप लोगों को हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब भारत में हुआ, तो जब पूरे विश्व में हुआ, तो उस समय दोस्तों पहला वर्ल्ड वॉर आप सबको पता है ये 1914 से लेकर 1918 तक भारत में देखने को मिला। 1914 से लेकर 1918 तक भारत में देखने को मिला, राइट। और पहले वर्ल्ड वॉर के समय क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो गई। और तो और जो कंपनीज का जो प्रॉफिट जो लाभ था, जब प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी हाई हो गए, प्रॉफिट भी बढ़ गया। लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, जो एम्प्लॉय के जो वेजेस थे, एम्प्लॉय की जो मजदूरी हुआ करती थी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। There were various strikes and disputes between the management and the employee। और दोस्तों मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिले। और पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ही, अब मैं आपको इस सेकंड वीडियो में ये समझा रहा हूं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन भारत में कैसे डेवलप हुए। तो आप लोग बिल्कुल कहानी की तरह समझिए कि जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 तक, तब हमने देखा कि जो प्रोडक्ट के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा हाई होने लगे, कंपनीज को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगा, लेकिन एम्प्लॉइज की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। तो इस समय भारत में क्या हुआ, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1920 पास हुआ, 23। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए कि वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट कब आया। तो 18 वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इसके बाद 1923 में वर्कमेंस, मतलब जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, वर्कमेंस जो एम्प्लॉय है, उनका कंपनसेशन एक्ट, मतलब उनकी सैलरीज की बात की गई, उनकी वेजेस की बात की गई। इन सारे एक्ट को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले अपनी आने वाली सीरीज में। दोस्तों ट्रेड यूनियन एक्ट आया उसके बाद 1926 में, और फिर उसके डिस्प्यूट के लिए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1917 में। तो दोस्तों हमने देखा कि धीरे धीरे अब क्या होने लगा, जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था वो 1917 में आया, फिर उसके बाद 1923 में वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट देखने को मिला, फिर 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट देखने को मिला। तो हम कहते हैं कि while the wages of the employee remained the same, जो वेजेस थे वो सेम रहे, so they were given a certain share of profit made by their hiring industry। तो अब देखिए कहा कि भैया कि जो अगर एम्प्लॉय के वेजेस है, मजदूरी है, वो सेम रखो, लेकिन उन्हें कंपनी के प्रॉफिट में से थोड़ा सा शेयर दो। Strikes, however, were sometimes prohibited under the emergency rules। दोस्तों जब इमरजेंसी के समय जब चलता था, इमरजेंसी का दौर था, तो वहां पे स्ट्राइक्स प्रोहिबिटेड थी, निषेध थी, स्ट्राइक्स नहीं हो सकती थी। द ईयर फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2 इन्वॉल्व्ड। दोस्तों अब भारत में, पूरे विश्व में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, उसके बाद आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर अब क्या देखने को मिला, तो जरा ध्यान से सुनना और जरा ध्यान से समझना। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था आप सबको पता है 1939 से लेकर 1945 तक था। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से लेकर 1945 तक रहा। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945 तक, तब देखने को मिला उसके बाद मोस्ट वर्कर्स टर्मोइल एंड सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब देखने को मिला कि एक भारत में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया 1946 का, एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अगर एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन से एक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आए, तो आपको 3 एक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, दूसरा वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, और तीसरा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अगर एग्जाम में आ जाए कि दूसरा वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा एक्ट भारत में आया, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन 2 चीजों के बारे में आप अवश्य याद रखें, ये पेपर में जरूर पूछी जाएंगी, राइट। अब हम आगे बात करते हैं और बात करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब दोस्तों हमने देख लिया 1945 तक, पहले हमने देखा 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा 1939 से लेकर 1945 तक जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था उसके बाद क्या हुआ। अब दोस्तों 1947 में भारत आजाद हो गया, और आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या रहे। तो अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं तो इसमें हमने देखा डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड लेबर, मतलब जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है
इन दोनों के बीच जो रिलेशन थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो थोड़े डेवलप होने लगे। अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड, एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन। और दोस्तों याद रखना, ये पेपर में आएगा कि आजादी के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन को मजबूत रखने के लिए इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, तो इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन टुक प्लेस हुआ और इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन देखने को मिला। और इस रेजोल्यूशन में अगर बात करें तो 1947 में 15 अगस्त के बाद। एंड फॉरसो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, याद रखना, उन मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। दोस्तों मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया 1978 के, ये हमारे 48 के, ये हमारे आजादी के बाद आए। दोस्तों दिस वाज एंश्योर्ड पीस बिटवीन लेबर एंड इंडस्ट्री। दोस्तों ये इतने सारे एक्ट क्यों लाए गए, तो इतने सारे एक्ट लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और एक ही उद्देश्य दोस्तों ये था कि एक ही उद्देश्य ये था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसे मजबूत किया जाए और इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए। जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज है और जो लेबरर्स हैं, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय हैं, उनके बीच एक मजबूत संबंध हो। इसके बाद हम बात करें, व्हाइल इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया हैव evolved a long way, some features of the early system still exist today। दोस्तों उस समय के अभी भी कुछ फीचर्स कहीं कहीं देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो हम बात करें कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो बहुत डायनेमिक हैं और मे इंटीग्रेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश बिजनेस। दोस्तों हम बात करें भारत में तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो हमने ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटिश से ही अडॉप्ट की हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। दोस्तों एक बड़ा सा थैंक्स अलॉट टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो की मैं एक लिमिट तय करता हूं कि आप लोगों को बताता हूं कि कम से कम इस पर मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ कम से कम 200 लाइक्स चाहिए दोस्तों, सिर्फ 200 लाइक्स चाहिए इस वीडियो में। और कम से कम इस वीडियो में मेरे पास 2000 व्यूज होने चाहिए, 200 लाइक्स होने चाहिए और 2000 व्यूज होने चाहिए। तो अगर सच्चे दिल से जो जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें पसंद आया तो कम से कम इतना शेयर करो कि 200 लाइक्स हो जाएं और 2000 व्यूज हो जाएं। तो मिलेंगे दोस्तों अपने थर्ड वीडियो में विद द हेल्प ऑफ गुड नॉलेज। तो जब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। और वेमांता की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। बाय बाय।